Hello, welcome to my channel NG Medicals. So today we are going to discuss a new topic, that is influenza. So this word influenza, if we see this word influenza, तो किसी word से related लग रहा है, like influence, right? तो influence जो word है, influenza जो word है वो influence से ही निकला है, कह सकते हैं हम, इटालियन वर्ड है, वो इन्फ्लुएंस से निकला है. सो इन्फ्लुएंस किस चीज का इन्फ्लुएंस हो रहा है? इन्फ्लुएंस मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कोई चीज फोर्सफुली, या कह सकते हैं कि आगे बढ़ रही है, जो चीज हमें इफेक्ट कर रही है. ठीक है, तो इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंस हो रहा है कोल्ड, यानी आगे कौन बढ़ रहा है? कोल्ड बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कोई वायरस उसको बढ़ा रहा है. तो इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है वो है हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस, सिंपली. ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस क्या कर रहा है? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को डायरेक्टली अटैक करता है और हमें कोल्ड एंड कफिंग कर देता है. मे बी स्प्यूटम बने या ना बने, उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डायरेक्टली अफेक्ट करता है. ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा से आप समझ जाइए, इन्फ्लुएंजा के नाम से ही कौन सा वायरस पॉजिटिव एजेंट है इसका? इन्फ्लुएंजा वायरस. ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज इन्फ्लुएंस हो रही है. क्या चीज इन्फ्लुएंस हो रही है? इन्फेक्शन इन्फ्लुएंस हो रहा है. इन्फेक्शन आगे बढ़ रहा है. किसके अंदर बढ़ रहा है? हमारे अंदर बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वायरस का अटैक हो चुका है. ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. तो इन्होंने बोला है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द सीजनल फ्लू. तो फ्लू हम नॉर्मली इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू भी बोलते हैं. सीजनल फ्लू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेनली विंटर सीजन में होता है, या तो हम किसी कोल्ड एनवायरमेंट में चले जाते हैं, तब ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक कर सकता है हमारे अंदर जाकर के. ओके, सो जिसकी वजह से हो क्या रहा है, हमारे अंदर वायरस जा रहा है. कौन सा वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस. और साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं. कौन से साइन एंड सिम्टम्स? लाइक चिल्स हो रही है, मलाइज, वीकनेस, मसल पेन हो रहा है, कफिंग हो रही है, फीवर आ रहा है. ये सारी चीजें हमें एज अ साइन एंड सिम्टम्स दिख रही हैं. सो ये इस तरह की डिजीज है जो कि सीजनल मेनली होती है. एपिडेमिक है. एपिडेमिक मीन्स क्या होता है? ये लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स को अफेक्ट कर सकती है. ठीक है, बहुत जगह, बहुत सारी जगह ये फैल सकती है. सो ये कम्युनिकेबल डिजीज है सिंपली. पेंडेमिक क्यों है? पेंडेमिक मीन्स होता है कि जब कोई डिजीज पूरी कंट्री को या पूरे वर्ल्ड को अपने चपेट में ले ले या अफेक्ट कर जाए, उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक डिजीज. लाइक एग्जाम्पल हम कोरोना वायरस ले सकते हैं, जैसा कि अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में ये कोरोना वायरस ने अपना इफेक्ट कर रखा हुआ है. ठीक है, तो पेंडेमिक डिजीज है ये. सिंपली कम्युनिकेबल डिजीज है, तो एक से दूसरे को फैल सकती है, दूसरे से तीसरे को फैल सकती है. इसीलिए इसे इंटरनेशनल डिजीज भी बोला गया है. और ये किसी भी कंट्री में अफेक्ट हो सकती है. मिलियंस लोगों को ये क्या कर सकती है? इन्फ्लुएंस कर सकती है. ओके, सो डेफिनेशन हम डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ ने क्या बताया हुआ है कि इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा क्या है? ये एक डिजीज है जो कि किसी एक वायरस के थ्रू होती है. वो वायरस हमारे मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम हो. तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा नोज आ जाता है, थ्रोट आ जाते हैं. लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा ब्रोंकाइज आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं. ठीक है, सो ये इन्फेक्शन कब तक रहता है? कई वीक्स तक ये रह सकता है, जिसमें हमें सडन साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंट टाइप के आते हैं. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. फीवर हो गया आपका, मेलाइज हो गया, वीकनेस हो गया, फैटिग हो गया, हेडेक हो गया. ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं. जरूरी नहीं है कि इसमें कफ आए. ठीक, बिना कफ के भी हम हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, हमें कोल्ड हो सकता है, कफ भले ही ना हो. ठीक है, सोर थ्रोट होगा एंड राइनाइटिस होगा. तो राइनाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा. हमारी नोज की जो म्यूकोसा है, जो कि इंटरनल नोज को कवर करके रखती है, उसमें क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा. इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है? कितने टाइम पे ये अपने आप को जनरेट करके सिम्टम्स दिखाता है? तो ये किसी भी दिन गया तो उसके 1 से 4 दिन में ये सिम्टम्स दिखाने लगता है. ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड उसे बोलते हैं. देन कॉजेटिव एजेंट्स हमारे कौन है? हमारे इन्फ्लुएंजा ए, बी एंड सी. तो इन्फ्लुएंजा अपने में ही क्लासिफाइड है: इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी एंड इन्फ्लुएंजा वायरस. देन नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस. सो इट इज ऑफ 3 टाइप. फर्स्ट इज टाइप ए, बी एंड सी, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं.
सो टाइप ए में हम सब जानते हैं कि जो टाइप ए है वो किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो प्यूबर्टी से पहले हो, चाहे वो प्यूबर्टी के बाद हो, एडोलसेंस एज हो, वट एवर द एज इज। टाइप ए अगर इन्फ्लुएंजा हुआ है बहुत कम एज में तो मे बी वो टाइप ए हो। ठीक है, तो ये मॉडरेट, स्टार्टिंग में ये मॉडरेट होता है, बाद में ये सीवियरिटी में कन्वर्ट हो सकता है इफ वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट प्रॉपरली। तो ये ह्यूमंस और एनिमल्स में भी हो सकता है, लाइक पिग हो गया, काउ हो गया, हॉर्स हो गया, इन सारे एनिमल्स में, मैमल्स में जो सी में रहते हैं उन सब में हो सकता है। टाइप बी जो है हमारा वो माइल्ड डिजीज है, वो सीवियरिटी तक नहीं जाता है, सिर्फ ह्यूमंस में होता है और चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। ठीक है, देन टाइप सी देख लेते हैं। तो ये बहुत रेयरली होता है ह्यूमंस के अंदर और इसकी कोई स्प्रेडिंग की हिस्ट्री नहीं है कि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा हो। सो ये रेयर है, तो सिंपल सी चीज है, बहुत कम भी हो रहा है और बहुत कम स्प्रेड भी हो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका हो रहा है, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के आपने स्नीज किया, ठीक, और या आप कफिंग कर रहे हो बिना मास्क के और बिना प्रोटेक्ट किए हुए, तो वो दूसरे सामने जो डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसको भी हो सकता है। या तो आप कोई कंटामिनेटेड चीज, जैसे आपका हैंकरचीफ हो गया, आपने स्नीज किया, आपने यूज किया हैंकरचीफ, तो उसके अंदर वायरस आ गया है और वो कोई और अगर टच कर लेता है बाय मिस्टेक, या आपने उसी हाथ से अगर हैंड वॉशिंग नहीं की स्नीज करने के बाद, आपने किसी मटेरियल को टच किया, किसी ऑब्जेक्ट को टच किया और अनदर पर्सन ने भी उस ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, तो ये वायरस क्या होगा, ट्रांसमिट डायरेक्टली हो जाएगा और स्प्रेड हो जाएगी डिजीज। इसलिए ये पेंडेमिक है, एपिडेमिक है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड इसलिए है क्योंकि ये बाय टच भी हो रही है, ड्रॉपलेट भी है, एयरबॉर्न भी है, हर तरह की ये डिजीज है। ओके, पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो इन्होंने बताया हुआ है कि किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, अब चाहे वो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी, हम मान सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी आप इस जगह पे डाल सकते हो, कि वजह से क्या हो रहा है कि जो वायरस है हमारा वो डायरेक्ट हमारे अंदर इंसर्ट हो रहा है। और इंसर्ट होगा तो सिंपल सी चीज है, वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। वो इन्फेक्शन क्या हुआ, उसने अपने आप को रेप्लिकेट किया, जैसा कि इंक्यूबेशन पीरियड के अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स 1 से 4 दिन में आते हैं, तो उतने टाइम पे वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, फैला लेता है। फैलाने के बाद वो हमारे टिश्यूज की इन्फ्लेमेशन कर देगा। सिंपल सी चीज है, हमारे टिश्यूज का इन्फ्लेमेशन कर देगा। जैसे ही हमारे टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन ऑक्यूपाई हो जाएगा, टिश्यू डैमेज होने के और टिश्यू नेक्रोसिस होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। जैसे ही हमारा टिश्यू नेक्रोसिस होने लगेंगे, हमें किस तरह के सिम्टम्स आने लगेंगे, इन्फ्लुएंजा के साइन एंड सिम्टम्स आने लगेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिम्टम्स आने लगेंगे तो कौन से ऐसे सिम्टम्स है जो आने लगेंगे। दैट इज, अगर हम हेड टू टो से देखते हैं, ठीक है, ये एक अच्छा तरीका है किसी चीज को लर्न करने का। अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स लर्न करने हैं, आप हेड से स्टार्ट करोगे टो तक, ठीक, जिससे कि आपका कोई भी साइन एंड सिम्टम्स छूटेगा नहीं। तो हेड से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हेड में उसको क्या होगा, हेडेक होगा। क्यों हेडेक होगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज है, उसको फीवर है, कोल्ड है, कफ है, तो हेडेक इज मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, फिर सिस्टमिक, पूरी बॉडी का अगर हम देखते हैं, मतलब जनरलाइज भी अगर हम देखते हैं या सिस्टमिक कुछ भी देखते हैं, तो फीवर तो होगा ही, स्किन से ही पता चल जाएगा फीवर है। ठीक है, वाइटल से पता चल जाएगा। तो सिस्टमिक इन्होंने बोला है कि इसका कोई मतलब फिक्स टेम्परेचर नहीं है, कभी कम हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये हाई ही रहता है। मस्कुलर टेंडरनेस होगी। अब मस्कुलर टेंडरनेस क्यों होगी, क्योंकि वायरस हमारा इतना ज्यादा रेप्लिकेट हो चुका है, फैल चुका है, कि उसने मसल्स टिश्यू को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए मस्कुलर टेंडरनेस होगी। देन ज्वाइंट एक्ट क्यों होगा, बिकॉज हमारी बोन पे भी इफेक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मसल्स के बाद हमारी कौन आ जाती है, बोन्स आ जाती है, मसल्स हमारे बोन से अटैच होते हैं। ठीक है, तो अब जब मसल्स के टिश्यूज सारे अफेक्टेड हो चुके हैं, तो सीवियरिटी केसेस में क्या होगा कि हमारे जॉइंट्स भी अफेक्टेड हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर देखें तो उसमें हमारे नेजोफेरिंक्स, जो नेजल के साथ साथ फेरिंक्स होता है, हम सब जानते हैं कि जो फेरिंक्स होता है वो स्पेस होता है पीछे की साइड में, हमारे नोज के, माउथ के और हमारी
लैरिंग्स के पीछे के साइड का एक एरिया होता है जो कि ब्लू ग्रीन और इस पर्पल से दिखाया हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पार्ट है। तो नोज के अंदर जो एरिया है पीछे वाला उसको हमने बोल दिया नेजोफेरिंग्स। माउथ के अंदर जो एरिया है या ओरल कैविटी के अंदर जो एरिया है उसको हमने बोल दिया ओरोफेरिंग्स। और लैरिंग के पीछे जो एरिया उसको हमने बोल दिया लैरिंगोफेरिंग्स। तो यहाँ पे कौन अफेक्ट हो रहा है, हमारा नेजोफेरिंग्स अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि नोज से भी इन्फेक्शन गया है, वायरस गए हैं, बाद में ये ओरोफेरिंग्स को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं अगर नेजोफेरिंग्स अफेक्ट हो रहा है? रनिंग नोज हो जा रही है, क्यों? क्योंकि हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुकी है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे ही इन्फेक्शन होता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो एंटी कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम को एक मैसेज प्रोवाइड करती है कि हाँ इन्फेक्शन इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, बहुत सेंसिटिव होती है फॉर इन्फेक्शन। फिर सोर थ्रोट हो जाएगा, हमारे थ्रोट तक देखिए। अब सोर थ्रोट कहाँ पे होगा? ओरोफेरिंग्स में यहाँ पे अफेक्ट हो चुका है, ओरोफेरिंग्स में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वायरस इंसर्ट हो चुका है, इस वजह से पेन भी होगा। देन रेस्पिरेटरी, अब अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में देखते हैं, ये तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक था, अब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे लंग्स आते हैं। तो लंग्स में क्या होगा? लंग्स सारे दोनों लंग्स अफेक्टेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी एज अ सिम्टम हमें कफिंग होगी, डिस्निया हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बाद में कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ सकते हैं, निमोनिया टीबी वगैरह भी हो सकता है अगर सीवियरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई तो। देन गैस्ट्रिक वॉमिटिंग होगा। तो गैस्ट्रिक वॉमिटिंग क्यों होगा? तो सिंपल सी चीज है कि आप यहाँ पे देखो, अगर ब्रीदिंग के थ्रू जा भी रहा है तो इसके पीछे एक हमारा एक और पाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाँ ये जो हमारा पाइप है ये कौन सा? इसोफेगस। ये हमारा विंड पाइप है और ये हमारा फूड पाइप है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इन्फेक्शन हो रहा है तो ये एयर, मतलब ये विंड पाइप में जाके लंग्स में चला जाएगा और फूड पाइप में जाके एब्डोमेन में या स्टमक में चला जाएगा। तो हमने कुछ भी खाया होगा तो वो कंटामिनेटेड हो सकता है। ठीक, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उस चीज को या उस कंटामिनेटेड को बाहर निकालना चाहेगी, चाहे वो अब वॉमिटिंग से निकाले, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे एब्डोमेन में होता है वो किल करे। ठीक है, तो हमारी बॉडी उस चीज को बाहर निकालना चाहेगी, तो मे बी वॉमिटिंग होगी। देन आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में एज यूजुअल हम हिस्ट्री कलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हमें क्या पूछना है कि साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पूछना है, कब से आ रहे हैं, राइट? कितना टाइम हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड जानने के लिए हम ये पूछ सकते हैं कि कब से आ रहे हैं, किस किस तरह के साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, फीवर की जो स्टेटस है वो कैसा है, जैसे कि हाई लो हो रहा है, इंटरमिटेंट आ रहा है, किस टाइप का फीवर आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया कि मोस्टली हाई रहता है और कभी लो भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर हाई रहता है। ठीक है, देन अकरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक, तो हम कंपैरिजन कर लेंगे कि इन्फ्लुएंजा के साइन एंड सिम्टम्स हैं या नहीं। देन नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हेड टू टू एग्जामिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम वाइटल साइंस सबसे पहले, वाइटल साइंस की वजह से हम पता कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है उसको, रेस्पिरेटरी रेट अफेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि लंग्स अफेक्ट हुए हैं तो हो सकता है डिस्निया वगैरह होगा उसको, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन हम टेम्परेचर तो हमने देख लिया, पल्स रेट इंक्रीज होंगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज है ऑलरेडी। ये सारी चीजें हम वाइटल साइंस में एनालाइज कर सकते हैं। देन जनरल अपीयरेंस में हम हेड टू टो में देख लेंगे कि उसका जनरल स्टेटस कैसा है, वीक है, फैटिक वीकनेस वगैरह हो रही है कि नहीं हो रही है। फेशियल एक्सप्रेशन से पेन लेवल हम देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं अबाउट द पेन लेवल। ठीक है, ये सारी चीजें हम फिजिकली एनालाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम वायरल एनालिसिस करेंगे। तो वायरल एनालिसिस में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमें क्या करना है, सिंपल सी चीज है, म्यूकस ले लेना है। ठीक है, या तो जो भी नेजो सिक्रेशन हुआ है, नोज से जो भी सिक्रेशन हो रहा है उसको ले लेना है। उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वायरस प्रेजेंट है। सेम ब्लड टेस्ट में भी हम क्या देखेंगे कि चलो वायरस अगर प्रेजेंट है तो सिंपल सी चीज है, एंटीबॉडीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ब्लड टेस्ट के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडीज।
बॉडीज। देन नेक्स्ट आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट में सिंपली इसका कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है, सिंपली हम वैक्सीनेशन से वायरस को किल कर सकते हैं। तो हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे इन्फ्लुएंजा की। ये देखिए वैक्सीनेशन हमने प्रोवाइड कर दी है। तो ये वैक्सीनेशन करती क्या है, वैक्सीनेशन जो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको ट्रिगर करती है और उसको स्ट्रॉन्ग कर देती है और ढेर सारे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए इन्फ्लुएंस करती है। तो वैक्सीनेशन में एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्वाड्रिवेलेंट नाम की एक वैक्सीनेशन आती है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ दिस स्प्यूटम हमें करना है, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ये फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये स्प्रेड हो सकती है। तो इसके लिए हम सॉइल में उसको क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं स्प्यूटम को। सो इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ द पेशेंट। क्यों? क्योंकि हमें पेशेंट लिविंग कंडीशन इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें फॉलो करके कर सकते हैं। हाइजीनिक प्रैक्टिस करा सकते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट पे ध्यान दे सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन में हम क्या दे सकते हैं, पेशेंट के आइसोलेशन की इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसकी आइसोलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका जितना भी मटेरियल उसको अलग रखना है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें हम उसको बता सकते हैं। देन हेल्थ टॉक दे सकते हैं रिगार्डिंग डाइट प्लान, क्योंकि उसको फैटीग और वीकनेस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं लेगा तो उसको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, उसकी फैटीग वीकनेस इंक्रीज होती जाएगी एंड उसकी फिजिकल एक्टिविटी ऑलरेडी डिले हो चुकी है, तो इससे ज्यादा डिले ना हो पाए। देन पेशेंट की फैमिली को कह सकते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं कि इट इज नॉट वेरी सीरियस कंडीशन, कैन बी क्योर, और इसमें सर्जरी की नीड नहीं है, ये मेडिसिन से ही क्योर हो जाएगी। ये सारी चीजें हम पेशेंट की फैमिली को एजुकेट कर सकते हैं और उनको ये भी बताना है कि वो किस तरह से अपने आप को इस इन्फेक्शन से बचा सके। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में भी आप ये सारी चीजें सिंपली डाल सकते हो, इट्स वेरी कॉमन। देन नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे। तो कॉम्प्लिकेशंस में हमारा निमोनिया हो सकता है। क्यों निमोनिया, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इतना ज्यादा लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि निमोनिया क्या है, निमोनिया इज इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इनटू द एल्वोलाइज। एल्वोलाइज में हमारे इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक, जिसकी वजह से हमारे एल्वोलाइज ब्लॉक हो जाती हैं, तब हमें निमोनिया हो जाता है। तो जब इन्फेक्शन इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो हमारे एल्वोलाइज अफेक्टेड हो जाएंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं एल्वोलाइज हमारी लंग्स के अंदर होती हैं। तो ये हमारा मान लीजिए लंग हो गया, लंग्स के अंदर हमारे ब्रोंकाइज होती हैं, जो ब्रॉड पाइप होती हैं उनको हम ब्रोंकाइज बोलते हैं, जो कि ट्रैकिया से अटैच होती है। ये हमारी ट्रैकिया हो गई, ठीक है, ये हमारे ब्रोंकाइज हो गई। और ब्रोंकाइज की जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, जैसा कि ट्री होता है, ट्री की छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही ब्रोंकाइज की भी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, ठीक, उससे अटैच होती है हमारी एल्वोलाइज, जो कि हमारे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये मैं एल्वोलाइज की बात कर रही थी जो कि निमोनिया में इन्वॉल्व होती हैं। निमोनिया हो जाता है तो एल्वोलाइज में अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंक्यूलर लाइनिंग कह सकते हैं। तो हमारे ब्रोंकाइस की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सिंपल सी चीज है, इन्फेक्शन जा रहा है, जब एल्वोलाइज तक चला गया तो ब्रोंक्यूल्स तक तो वैसे भी ब्रोंक्यूल से पास हुआ ही होगा। देन मेनिंजो एंसेफेलाइटिस हो जाएगा। मेनिंजो एंसेफेलाइटिस क्या है, एंसेफेलाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंसेफ्लॉन, मतलब ब्रेन। एंसेफ्लॉन किसे हम बोलते हैं, ब्रेन को बोलते हैं। मेनिंजिस जो होती हैं वो ब्रेन की लेयर्स होती हैं, जो कि पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर से मिलके बनती हैं। ये तीन लेयर से मिलके हमारी मेनिंजियल लेयर बनती है, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होती है। आप इतना समझ लीजिए। तो इन तीन लेयर में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज हमारे लंग्स में हो चुका है इन्फेक्शन और वो वायरस हमारे लंग्स से जाएगा हमारे हार्ट में। सिंपल सी चीज है, ठीक है। हार्ट में जाने के बाद हार्ट क्या करता है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन करता है उसी ब्लड का, उसी इन्फेक्टेड ब्लड को हार्ट क्या करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। तो ब्रेन में भी वो इन्फेक्शन जाएगा, तो ब्रेन में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। मायोकार्डाइटिस होगा, बिकॉज हार्ट में भी वही सेम इन्फेक्शन हो रहा है, तो मायोकार्डाइटिस हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल, सिंपल सी चीज है, हार्ट मसल भी उसी ब्लड को कंज्यूम कर रही है। देन हार्ट ब्लॉक हो सकता है, बिकॉज जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से पस फॉर्मेशन और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट की कोई भी चैम्बर की वॉल ब्लॉक हो सकती है, कोई भी कह सकते हैं वेन्स ब्लॉक हो सकती हैं, आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे।
सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंजा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।